आज मैं बात करूंगा गिलोय मार्केट में कितने विकल्पों में उपलब्ध है। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा, जानकारी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा सारा ही कुछ एक ही वीडियो में। दूसरी बात, आप बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक गिलोय कैसी फॉर्म में प्रयोग की जाए इसके बारे में समझ रख पाएंगे। उससे फिर आप ये नहीं कहेंगे कि दवाइयाँ धीरे असर करती हैं आयुर्वेदिक, इनका तो पता ही नहीं होता असर करें ना करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय ने जो भूमिका निभाई है वो आयुर्वेद में अपने आप में एक मिसाल है। बहुत तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के पास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लोगों ने ट्राई करे, उनको लाभ मिला, लेकिन गिलोय जितना सेफ शायद ही कोई ऑप्शन हो। और आज मैं बात करूंगा गिलोय मार्केट में कितने विकल्पों में उपलब्ध है। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा, जानकारी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा सारा ही कुछ एक ही वीडियो में। दूसरी बात, आप बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक गिलोय कैसी फॉर्म में प्रयोग की जाए इसके बारे में समझ रख पाएंगे। उससे फिर आप ये नहीं कहेंगे कि दवाइयाँ धीरे असर करती हैं आयुर्वेदिक, इनका तो पता ही नहीं होता असर करें ना करें। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन सी औषध कहाँ लगानी है, यूँ कहूँ कौन सी चाबी किस ताले में लगानी है। मेरा मकसद आपको सेल्फ मेडिकेशन प्रोवाइड करना नहीं है, मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ ताकि समाज अवेयर हो, लोगों को पता चले हमारे आसपास जो चीज़ें उग रही हैं, जड़ी बूटियाँ परमात्मा की बनाई, इसे आप जितनी ज़्यादा गहराई में समझेंगे, समझ रखेंगे, बीमार होने से बचेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि जिसको अपने आसपास खान पान की चीज़ों की और जड़ी बूटियों की समझ नहीं है, वो एक तरह से ना समझ अपनी ज़िंदगी को हर वक्त खतरे में डाल के रखता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको अपनी ज़िंदगी को खुद ही मैनेज करना आना चाहिए। चलिए देर ना करते हुए आज बात करते हैं गिलोय के अलग अलग ऑप्शंस, विकल्प जो आपको उपलब्ध होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले गिलोय ताजी आपको मैं दिखाता हूँ। ये गिलोय है और ये किसी भी बेल पे, आप गिलोय की बेल से आप तोड़ लेते हैं, तोड़कर इसको महीनों महीनों रख दो तो भी सूखती नहीं है छाया में अगर रखी जाए तो। और इसको यूं ही फिर कुछ महीनों के बाद फिर गाड़ दो मिट्टी में तो उग जाती है। इसीलिए इसका नाम अमृता है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होती जल्दी। और इसको डंडी को दातुन करके इसका रस पी लो, सहज तरीका ये है। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ गई, दातुन भी हो गई, पाचक रस भी मुंह में चले गए, हाजमा बरकरार रह गया। ये तो एक प्रिकॉशन के लिए हो गया। जब किसी को बुखार होता है, फीवर जिसको कहते हैं, या किसी को इम्यूनिटी के लिए कुछ ज़रूरत होती है बढ़ाने की, या सेल्स बढ़ाने होते हैं, तब भी इसका रस दे देते हैं, जूस दे देते हैं। निकाल कर डंडियों को कूट कर उसमें थोड़ा पानी मिला के रगड़ के अच्छी तरह से उसका जूस बाहर आ जाता है। अगर कोई ताज़ा जूस ना अवेलेबल, मार्केट में भी मिलता है, अगर अवेलेबल ना हो किसी को तो ये मार्केट में, इसमें हल्का सा प्रिजर्वेटिव डालना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि इतनी देर तक इसका रस निकाल के रखा नहीं जा सकता। डंडी रखी जा सकती है। जैसे आप कहते हैं कि आपने अगर कोई सेब रखा है तो वो हफ्ता चल जाएगा आपके घर में कटोरे में, अगर आपने काट दिया तो तुरंत वो पीला काला पड़ जाता है। इसी तरह ये डंडी तो पड़ी रहेगी महीनों महीनों, लेकिन अगर इसका रस निकाल दिया तो फिर ज़्यादा देर नहीं चलेगा। यहाँ पे ये फ्रेश यूज़ करना होता है, खासकर जिसको तीखी औषध देनी हो तो ये तीखा ऑप्शन हो गया उसका। अब यहाँ पे कई लोगों को मजबूरी हो जाती है, वो तीखी ऑप्शन वाली औषध को पचा नहीं पाते, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको, बाहर का विजातीय द्रव्य समझ करके उसको उल्टी आने लग जाती है ऐसे कई लोगों को इस चीज़ से। तो ऐसे लोगों को फिर देते हैं और भी कई विकल्प होते हैं। जैसे कि है एक विकल्प हमारे पास अर्क। अर्क जो है ये गिलोय की डंडियों को कूट करके रात को पानी में भिगो करके सुबह फिर इसको बॉयल करके इसका जो ऊपर भाप उड़ती है उस भाप को स्टीमर से कलेक्ट कर लेते ठंडा करके, ये अर्क बन गया। ये सबसे लाइट होता है, बच्चा 1 दिन का हो, पैदा ही हुआ अभी, और 100 साल का कोई बुजुर्ग है जिसके दांत नहीं है, मुंह नहीं हिला सकता,
चलता फिरता नहीं है, उसको भी दे देते हैं। ये बीच वाली जो मिडल एज है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये माइल्ड गिना जाएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत ज़्यादा उग्र तीक्ष्ण और तीखी डोज की ज़रूरत नहीं होती, तब आप अर्क की ऑप्शन पे जाते हैं। और अर्क जो है इसकी लाइफ लगभग 1 सवा साल है। इसी तरह रस की मैंने लाइफ बताई कि 15 मिनट में ही ख़राब हो जाएगा। अगर आपने 15-20 मिनट में प्रयोग नहीं किया तो वो उसको हवा लग के वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे डंडियाँ भी 1.5 साल तक पड़ी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का डंडियों को कूट पर पीस करके या दरड़ बना करके जौ कूट करके हम बना लेते हैं उसका क्वाथ जो है ये सूख जाने पे क्वाथ बन जाएगा। क्वाथ वहाँ पे काम आता है जहाँ हर वक्त डंडी अवेलेबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है किसी चीज़ को, तो क्वाथ बना के करना पड़ेगा। आयुर्वेद के मनीषी ऋषि कहते हैं कि अगर इस क्वाथ को रात को पानी में भिगो दिया जाए, सुबह उसको मसल करके अगर पी लो तो वो हिम बन गया। हिम की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, यानी कि गिलोय वैसे गर्म है ओवरऑल, लेकिन उसकी तासीर गर्म में भी हल्की गर्म मानी जाएगी, इतना गर्मी नहीं दिखाएगा। वैसे गिलोय गर्मी दिखाता भी नहीं, लेकिन ये थोड़ा पचने में भारी हो जाएगा क्योंकि ये रस के समान ही हो गया। तो जूस की तरह ही फ़ायदा करेगा। भिगो के रात को यूज़ सुबह कर लिया प्रयोग मसल के, तो ये जूस जैसा हो गया। यहाँ पे ये गिलोय का क्वाथ बन गया। इसी क्वाथ को अगर गरम पानी में तुरंत डाल के थोड़ा ढक दिया जाए, थोड़ी देर बाद चाय की तरह पी लिया जाए, जैसे आप डिप टी पीते हैं, तो ये डिप टी वाली जो ऑप्शन होती है इसकी वो है फांट। फांट बड़ा लाइट माना जाता है, हल्का माना जाता है, रस से तो थोड़ा हल्का ही माना जाता है। और इसको थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसको उबाल लेते हैं पानी में। 1-2 चम्मच इसका क्वाथ ले लिया और 3-4 कप पानी में उबाला। जब 1 कप पानी रह गया या आधा कप पानी रह गया, 1/4 पानी, तो उसको फिर छान करके पिला देते हैं। तो वो भी एक क्वाथ का ऑप्शन बन गया जिनके पास ये जूस वगैरह अवेलेबल नहीं है, डंडियाँ अवेलेबल नहीं है। ऐसे में कुछ चीज़ें जैसे बच्चे कड़वी चीज़ नहीं ले पाते, तो ऐसे में हमने कोशिश करी, हालांकि ये भी ग्रंथों में दिया गया है, मैंने कोई इन्वेंशन नहीं करी है। कई लोग बोल रहे थे कि आपने इसमें चीनी मिला करके इसका ख़राब कर दिया, इसका गुण घटा दिया। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि जिस चीज़ को आपने उसकी जो तलखी है, उसकी जो तीखापन है, जो उसकी शार्पनेस, उसको माइल्ड में लाना, सॉफ्ट कराना हो किसी औषध को, तो उसमें मीठा मिला के उसका शरबत बनाओ। तो शरबत बनने से ये गिलोय का शरबत बन गया। तो ये बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक फिर दिया जा सकता है। जहाँ अर्क था वहाँ ही शरबत हो गया। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, ये थोड़ा हमने इसमें इस बार तो रंग मिलाया है। अगले वाला जो हमारा लॉट आ रहा है उसमें तो हमने रंग भी डालना बंद कर दिया। कई लोगों ने कहा रहने दो रंग, हम बिना रंग के भी ले लेंगे। तो बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट नहीं होते इससे कम रंग के बिना। बाकी तो सब लोगों को जिनको फ़ायदा पता है तो वो रस इसका ये शरबत ले सकते हैं। आप बोलेंगे शरबत और क्वाथ में क्या अंतर है? क्वाथ उबाल करके 1/4 या 1/3 रखने तक पीना होता है, या यूँ कहें कि क्वाथ को जितना उबालोगे उतना वो हल्का होता जाएगा पचने में, लेकिन उसका फिर असर भी उतना कम भी होना है, ये बात ध्यान रखें। तो जिसको बहुत तेज़ फीवर है उसको क्वाथ उबाल के आधा रहने पे देते हैं। जिसको पता है कि ठीक है साथ में मैंने गोली भी लगाई हुई है, साथ में मैंने इसको आश्वरिष्ट भी लगाया हुआ गिलोय का, बस मुझे सिर्फ एक सुबह के लिए एक औषध चाहिए जो इसको खाली पेट दी जा सके, तो फिर हम 1/4 1/3 रखने पर ही देते हैं इसको। अब जब लगे कि नहीं ऐसा किसी को नहीं देना, तो क्वाथ को ही उबाल के आधा रहने पर उसमें चीनी का घोल बना के ऐड कर दिया जाता है। चीनी अब यहाँ पे हमने केमिकल फ्री प्रयोग करी है ताकि कोई ये ना कहे कि यहाँ केमिकल का प्रयोग हो गया या नेचुरल नहीं रहा। यहाँ पे मिश्री जैसा ही लाभ करेगी। ये मिश्री मिला करके करने से इसका प्रयोग ये ना पेशाब की जलन, एसिडिटी और ऐसी चीज़ों को भी मैनेज कर लेती है। यानी जो व्यक्ति सेंसिटिव है, जिनको ये चीज़ें लेने से एसिडिटी हो जाती है या वो खट्टी डकारें आ जाती हैं या उसको डाइजेस्ट नहीं होती, तो ऐसे में फिर शरबत वाली फॉर्म उसके लिए अच्छी है। और जो डायबिटिक हैं वो अर्क वाली डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। या जो बच्चे को आपने अभी मीठा मुंह नहीं लगवाना उसको अर्क दे देते हैं, जिसको मीठा मुंह लगवा दिया हुआ उसको हम शरबत दे देते हैं। ऐसे बुजुर्गों में जिनको ये पसंद है ये ले सकते हैं, ये पसंद है ये ले सकते हैं। अर्क अगर देखा जाए तो थोड़ा ठंडा है, मतलब ठंडा नहीं कह सकते, हल्का है, और यहाँ पे ये ज़्यादा पेशाब ला सकता है। शरबत ज़्यादा पेशाब इतने नहीं लाएगा, फिर भी पेशाब खुल के ज़रूर लाएगा। क्योंकि इसमें मिश्री है तो ये थोड़ा बहुत कई बार ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे किसी केसेस में भी काम आ जाता है। पेशाब की जलन ठीक कर देता है। दोनों ही अच्छे हैं अपने आप में, अलग विकल्प हैं। ये इसका पूरी समझ वैद्य रखता है, वो जानता है किसको क्या देना है। और उसके बाद हम आते हैं जिनकी डाइजेशन ख़त्म हो गई है, जो ये चीज़ें नहीं पचा पाते, लेते ही डकार आने शुरू हो जाते हैं, कहीं कुछ होने शुरू हो जाता है,
तो उनके लिए आता है आसव या अरिष्ट। इसमें गिलोय के साथ और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, मसाले जो इसको हाजमेदार बना देते हैं, उनको मिला करके उबाला जाता है। उबालने के बाद फिर इसमें धाए के फूल जो कि फर्मेंट करने के लिए होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा करने के लिए, एक गुड बैक्टीरिया, जैसे आप दही में एक अलग तरह के बैक्टीरिया, तो इसमें एक अपने अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया बनाने के लिए इसको 1 महीना तक मिट्टी, चीनी मिट्टी या फिर लकड़ी के ड्रमों में, घड़ों में इसको बंद करके रख दिया जाता है, जैसे कि शराब बनाई जाती है, बस इसी तरह ये बन जाता है। इसमें सेल्फ जनरेटेड 5% अल्कोहल होती है, जिस वजह से पेट में जाते ही पेट की लाइनिंग या स्टमक की लाइनिंग इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जिनको डर होता है कि ये उल्टी ना कर दे दवाई लेने के बाद, तो उनके जिनका हाजमा ठप हो गया बुखार में, या ऐसी स्थितियों में जब इनको हाजमा भी साथ में खुद देना है, दवाई हजम करने की ताकत भी नहीं है, तब ये अरिष्ट, अमृतारिष्ट, ये आपको काम करेगा। ये ज़्यादा मेरी पसंद है, चॉइस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेल्फ लाइफ है इसकी, 10-20 साल भी इसको कुछ नहीं होगा, इसका एक टाइम पीरियड काफ़ी होता है। जहाँ दूसरी तरफ रस निकालने हुए 10-15 मिनट चलेंगे, अगर प्रिजर्वेटिव डाल दिया मजबूरी में तो 1 साल चलेंगे। उसके बाद भी अगर आसव की बात करें तो बिना प्रिजर्वेटिव के ये 10-10, 20-20 साल कुछ नहीं होगा इनको। ये डिपेंड करता है कौन सी औषधि आप खरीद रहे हैं। अब जैसे वटी है, गोली है, तो ये 10-20 साल नहीं चलेगी, इसकी मैक्सिमम जो एक एक्सपायरी है वो 2-3 साल होगी, उसमें भी अगर मॉइस्चर ना लगे इसको तो ये बढ़िया चल जाएगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जब आसव अरिष्ट सब हो गए, क्वाथ हो गया, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है इसका सत्व। सत्व बड़ा ही पाउडर सा, फाइन महीन चूर्ण सा है। ये पाउडर मत समझिए इसको, ये बड़ा टेक्निकल एक प्रोसेस है इसको बनाने का। इसी को कूट देते हैं, जैसे ये कूटा हुआ मैंने, तो इसको पानी में भिगो देते हैं। जब भिगोने के एक समय के बाद कोई एक टाइमिंग रहती है कि 24 घंटे या 36 घंटे, उसके बाद ना इसको ऊपर से ये पानी अलग कर लिया जाता है। वो किसी औषध की भावना देने में काम ले लेते हैं, भावना मतलब उस औषध को घोटने घाटने में काम ले लेते हैं, और उसमें जो डंडियाँ ये बचता है जो मटेरियल, इसको वो अलग कर लेते हैं। ऊपर से नीचे की सतह पे एक सफ़ेद सा पाउडर बैठ जाता है, उसको निकाल के सुखा लेते हैं, तो ये सत्व बन गया, इसी के अंदर से अपने आप निकल आता है। अब यहाँ पे ये जो सत्व है, ये मैं देखा है, ये भी बच्चा जो पैदा हुआ है वहाँ से लेके बुजुर्ग तक सब में चल जाता है। इसमें शहद मिला के भी दिया जा सकता है, इसमें ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और डाइजेस्ट होने के लिए भी बड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जब दोनों चीज़ें बच्चे को दी जा सकती हैं? जब कोई औषध बाकी औषधों जो पाउडर फॉर्म में है या जिनको चटाना है उसके लिए देनी होती है, तो फिर सत्व की फॉर्म में देते हैं। और जब हमने पता है कि किसी दूध में या मिला के या यूं ही लिक्विड चीज़ में मिला के या यूं ही पिलाना है, तो फिर शरबत दे देते हैं। ये इसके अलग अलग वेरिएंट्स आपको मैंने परिचय करा दिया। अंत में गोली है, ये काफ़ी हैवी डोज मानी जाती है, पचने में तो इनके जैसी ही होगी, लेकिन हैवी डोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी पोटेंसी 250 मिलीग्राम है। हो सकता है इसमें कई बार 250 मिलीग्राम आपको किसी डोज में मिले, तो ये अगर 4 चम्मच लेने पे ही मिले, तो ये एक गोली में 250 मिलीग्राम आ गई। अब ऐसे में गोली बच्चे के लिए निगलना मुश्किल है और बुजुर्ग के लिए निगलना मुश्किल है, तो यहाँ मजबूरी को देखते हुए अलग अलग ऑप्शंस हैं। दूसरी बात, हर किसी को इतनी तेज़ डोज नहीं चाहिए, तो उसको माइल्ड डोज भी देनी पड़ जाती है, तो ये सारी ऑप्शंस हैं। और जैसे ये डायबिटीज़ ठीक करनी किसी को, अब हम उसको अर्क देते हैं, वहाँ पे वो 2-2 चम्मच या 1-1 चम्मच अर्क जब भी पानी पीता है उसके साथ लेता है, तो 2-4 महीने में उसकी पेनक्रिया चल जाती है, तो यहाँ पे उसकी ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाता है। इसको बोलते हैं हल्की सी लाइट डोज मेडिसिन की देना, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट चाहे बॉडी में ना करे, लेकिन उसका माइल्ड डोज, स्लो डोज, वो धीरे धीरे पेशेंट को रिकवर कर देता है। तो यहाँ गोली डायरेक्ट फीवर में देते हैं, कई बार क्वाथ भी देना पड़ता है साथ में उबाल के, या कई बार आसव भी देना पड़ता है और गोली भी देनी पड़ती है कि उसकी पोटेंसी को और या उसको बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ गिलोय की गोली आ गई। अब यहाँ इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वैद्यों के परामर्श से लेनी चाहिए, लेकिन अर्क की बात अगर करें या शरबत की अगर बात करें या ताजी डंडी का जो प्रयोग करना है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये बिना वैद्य के परामर्श के भी चल जाता है। रस भी बिना वैद्य के परामर्श के चल जाता है, क्योंकि इसमें कोई डोज ऊपर नीचे होती है अगर, तो आपको इतना घबराने वाली बात नहीं होती, ये चीज़ें संभाल लेती हैं आपको। और जब बात आती है सत्वों की, जैसे आसव की, इसकी, तो फिर थोड़ा बहुत वैद्य के परामर्श होना ही चाहिए, क्योंकि वैद्य का अपना एक सम्मान है आयुर्वेद में, उसको आप उस मर्यादा को नहीं लांघ सकते। तो यहाँ पे
इतनी सारी चीज़ें बताने के पीछे मेरा मकसद था आपको पहले अवेयरनेस मिले, जानकारी मिले, क्या चीज़ किस काम आती है। लेने के ढंग की अगर बात करें तो डायरेक्टली शरबत को ठंडे पानी में घोल के दे देते हैं अगर शौक के तौर पे लेना है। अगर कोई रोग है, पता है गठिया है, कुछ है या बुखार है, तो फिर इसको गर्म पानी में देते हैं। गर्म पानी से वायु नहीं बढ़ती शरीर में। फिर इसी तरह सेम अर्क का भी ढंग है लेने का, सेम रस का, सेम उबाल के क्वाथ का, गोली भी ऐसे दे देते हैं। खाली पेट भी ये गिलोय प्रयोग हो जाती है, खाने के बाद भी हो जाती है। अगर बात करें दूध से देनी हो तो दूध से इस ताकत का काम कर देगी। पानी से लेंगे तो रोग नाश का काम कर देगी, इम्यूनिटी बढ़ा देगी। आसव वगैरह तब देते हैं जब शरीर में कच्चा रस, बहुत सारे अनपचे तत्व आंतों में रुके हुए होते हैं, तो आसव देने से वो भी पच जाते हैं, साथ में ये हाजमेदार होता है। ये सत्व मैंने कई लोगों को शहद से चटा करके लोगों की छींकें बंद कराई। इम्यूनिटी कम होने की वजह से जरा सी चीज़ से उनको एलर्जी हो जाती थी बच्चों को, वो बंद कराई उनको। इसको चाहे मलाई से दे दो, चाहे शहद से दे दो, चाहे पानी से दे दो, ये सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे को एक चुटकी दे देते हैं छोटे छोटे कुछ, और बुज़ुर्गों को इसकी 2-3 रत्ती तक की डोज सुबह दोपहर शाम दे देते हैं। ये था गिलोय का वीडियो जिसमें मैंने आपको अपना पक्ष रखा, गिलोय कितनी फॉर्म्स में अवेलेबल है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए गिलोय के ऊपर तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना कह दो, इसके पत्ते भी प्रयोग होते हैं कई दवाइयों में, लेकिन जब आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, तो ये डंडी से ही बनी है, ये इसमें पत्तों का प्रयोग नहीं हुआ किसी में। पत्तों का प्रयोग बहुत लाइट माना जाता है, वो इतनी हर तरह के रोग में काम भी नहीं भी आएंगे। तो यहाँ पे ये जो डंडी है, एक तरफ गठिया ठीक कर रही है, एक तरफ कफ जुकाम ठीक कर रही है, एक तरफ इम्यूनिटी बढ़ा रही, तो मल्टीपर्पज़ काम कर रही है। गर्म तासीर की होने के बावजूद भी गर्मी नहीं कर रही है। इसमें अलग अलग तरह की ऑप्शंस आपको मैंने बताई। आपको कौन सी ऑप्शंस अपनी बॉडी टाइप के लिए, या आपने मुझे सुना उसके अनुसार आपको कौन सी ठीक लग रही है, आपने इनमें से कौन सी प्रयोग करी है, मुझे बताइए और क्या लाभ हुए आपको। मेरी चॉइस अगर पूछें तो मेरी चॉइस 3 है। वैसे तो वैद्य की अपनी कोई चॉइस नहीं होती, वैद्य स्थिति देख कर देता है औषध, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आसव, क्योंकि इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद मुझे पसंद है अर्क, क्योंकि ये बड़ा माइल्ड है। आज तक लोगों ने इस पर काम नहीं किया, बच्चे रह जाते हैं दवाइयों उसके बिना, उनके लिए कोई दवाइयाँ ही नहीं मिलती आयुर्वेद में। हालांकि बच्चे को ये भी दिया जा सकता है, लेकिन कई बार खट्टे से उसका गला पकड़ने की चांसेस होते, तो ऐसे में ये बिल्कुल सेफ हो गया। और जहाँ बच्चे नखरे करते हैं, पीते नहीं हैं, तो उनको फिर ये शरबत वाली फॉर्म में आ गया। तो ये तीनों चारों मेरी फेवरेट हैं। बाकी तो गिलोय अमृत है, इसकी जितनी महिमा गाएं, जितनी इसके बखान करें गुण उतने ही कम है। अगली वीडियो में फिर इस तरह बहुत इकट्ठी औषधियाँ रख करके आपको किसी और जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। आपकी कोई राय, फीडबैक, कमेंट या सुझाव हो तो नीचे ज़रूर दीजिएगा, मैं उसे अवश्य पढ़ूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।